नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, आपका फेवरेट शो जो हर रोज हम लाते हैं ताकि आपकी हेल्प कर सकें आपके भविष्य को बेहतर बनाने में, सही तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग करने में। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है निवेश से जुड़ा हुआ, कब शुरुआत करें, कैसे करें, ऑलरेडी की हुई है तो बेहतर है या फिर नहीं, किसी भी किस्म का सवाल अगर आपके जहन में है तो अपने सवाल हमें लिख भेजिए। फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव जा रहा है, आप देख भी सकते हैं। साथ ही अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं #AskAwaz योरमनी लिखकर। yourmoney@nwt.com हमारी ईमेल आईडी है। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ भी आप अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। तो ये तो रहा इस शो में पार्टिसिपेट करने का तरीका। अब कनेक्ट करते हैं आज के स्पीकर से। हमारे साथ है फिनफिक्स रिसर्च एंड एनालिटिक्स के फाउंडर प्रबलीन बाजपेयी। प्रबलीन, नमस्कार, स्वागत है आपका। क्वेरीज लेंगे, उससे पहले एक इन्फ्लेशन रिस्क को समझना चाहेंगे, क्योंकि आमतौर पे जब हम लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो व्यूअर्स का डिस्कस करते हैं तो एक सलाह गोल अमाउंट को लेकर जरूर दी जाती है हर एक्सपर्ट द्वारा कि इन्फ्लेशन को ध्यान में रखकर गोल को डिसाइड करें। 2 करोड़ का आप टारगेट लेके चल रहे हैं, 4 करोड़ का टारगेट लेके चल रहे हैं, जो आज उसकी वैल्यू है वो अब से 10 साल 20 साल बाद नहीं होगी, इसलिए इन्फ्लेशन को फैक्टर इन करके चलें। तो आपसे समझना चाहेंगे कि इन्फ्लेशन किस तरीके से अफेक्ट करता है पर्सनल फाइनेंस को, इन्वेस्टमेंट्स को, बताइए। हाँ, नमस्कार दीपाली। बिल्कुल, जब हम निवेश की बात करते हैं और पोर्टफोलियो बिल्डिंग की बात करते हैं, हम बहुत टाइप के रिस्क हैं जिनको कंसिडर करते हैं, और जो ज़्यादा चीज़ें देखी जाती है अक्सर वो लिक्विडिटी रिस्क, मार्केट रिस्क, बिज़नेस रिस्क, क्रेडिट रिस्क हैं। इन्फ्लेशन रिस्क जबकि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है हमारी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट जर्नी को, और कई बार हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, इसलिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिस्क है जिसको कंसिडर करना ज़रूरी है। महँगाई आई थिंक एक ऐसी चीज़ है जो हम सबको अफ़ेक्ट करती है, और बहुत साइलेंटली हम सबकी लाइफ़ में वो प्रेज़ेंट रहती है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम देखते हैं कि जो आज हम चीज़ें खरीद सकते हैं, मान लीजिए ₹1000 में, वो हम अगले साल नहीं खरीद पाएँगे। स्पेशली फेस्टिव सीज़न में, शादियों के सीज़न में आई थिंक इन्फ्लेशन का काफ़ी पता चलता है, जो महँगी है। और इस महँगाई को इस जो परचेज़िंग पावर का लॉस है, कि हर साल जो हमारे पैसे की कीमत है, वो कम होते जा रही है। यानी कि जितना हमारे पास पैसा है, वो कमज़ोर पड़ता है, उसकी उतनी कीमत नहीं रहती है कि वो सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज़ खरीदे, और इसको हम इन्फ्लेशन रिस्क कहते हैं। अगर दीपाली हमने आने वाले समय के लिए अपने पैसे को इन्फ्लेशन से अधिक नहीं बढ़ाया, या ऐसे निवेश नहीं किए जहाँ पे हम इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न पा रहे हैं, तो हमारे फ्यूचर गोल्स पे रिस्क है। और ये 3 से 4 तरीके से हमें इम्पैक्ट करता है। सबसे पहला हो गया परचेज़िंग पावर, क्योंकि हमारे जितना हमारे पास पैसा है, उसकी कीमत कम होती चली जा रही है। यानी कि विद टाइम अगर हमें सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना है, तो अगर आज आपको महीने का ₹50,000 चाहिए अपने घर के खर्च को मेंटेन करने के लिए, आज से 12 साल बाद आपको ₹1,00,000 चाहिए होगा, सेम चीज़ों को खरीदने के लिए, सेम हाउसहोल्ड जो आपका खर्चा है उसको मैनेज करने के लिए। सो सबसे पहले हो गया कि हमारी परचेज़िंग पावर को मेंटेन करना ज़रूरी है, इसलिए इन्फ्लेशन रेट को हमें कंसिडर करना है। सेकंड, अगर हमने अपना निवेश ऐसी जगह किया है जहाँ पे हमारे रिटर्न्स इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रहे हैं, या बस बराबर हैं, तो हमारे पैसे में कोई भी ग्रोथ नहीं है। यानी कि आने वाले समय में जब हम चाहते हैं कि आज हम लंबे समय 10 से 15 साल है और अपने निवेश करके हम अपने पैसे को बढ़ा पाएँ, वो एक्चुअली नहीं होगा, बिकॉज़ इन रियल टर्म्स हमारे पैसे की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। मान लीजिए आज हमने 15 साल के लिए अपना निवेश किया है किसी एफडी में, जहाँ हमें 7% का रिटर्न मिल रहा है। सो नॉमिनल रिटर्न के लिहाज से बहुत अच्छा लगता है। पर यही अगर हमारा इन्फ्लेशन 6% है, तो हमारा जो रियल ग्रोथ है उस पैसे पे सिर्फ 1% का रह जाएगा, और यहाँ अगर हम टैक्सेशन को कंसिडर कर लें, तो और नीचे आ जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा। यानी कि अपने फ्यूचर की रिटायरमेंट कॉर्पस और सेविंग्स को सेव करने के लिए हमें इन्फ्लेशन को फैक्टर इन करना है। एंड तीसरा तरीका जैसे हमें इम्पैक्ट करता है दीपाली इन्फ्लेशन, वो है बोरोइंग कॉस्ट, क्योंकि हम सारे लोन्स लेके कभी गाड़ी खरीदते हैं, कभी हम होम लोन लेते हैं। अगर इकोनॉमी में महँगाई है, तो जो रिज़र्व बैंक्स हैं, वो ज़्यादातर इंटरेस्ट रेट्स को थोड़ा हायर रखते हैं, जिससे हमारी बोरोइंग कॉस्ट भी बढ़ती है। तो वो एक और वजह है जिससे हमें इम्पैक्ट होता है हमारे पर्सनल फाइनेंस को, और हमारा क्योंकि ज़्यादा पैसा लोन्स को चुकता करने में निकल सकता है, हमारा जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट्स के लिए हम साइड में रख सकते हैं, वो आगे कम हो सकता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हमें इम्पैक्ट करता है, और इसीलिए हम हमेशा ये सलाह देते हैं, जैसे आपने बोला कि जब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं,
तो महंगाई को नहीं भूलना है। ये रिस्क हमें हर रोज़ अपनी वॉलेटिलिटी में नहीं दिखाई देता है हमारे ऐप्स पे, बट ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है इस चीज़ पे नज़र रखना। चलिए, तो इन्फ्लेशन से जुड़े हुए सभी एस्पेक्ट्स को यहाँ पर एक्सप्लेन किया प्रबलीन ने आसान भाषा में, कैसी आपकी इन्वेस्टमेंट्स को इम्पैक्ट करता है, क्या रिस्क है, क्या ध्यान आपको रखना है इन्वेस्टमेंट करते वक्त। लेकिन चलिए अब बिना देरी के सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। प्रशांत सोनी मध्य प्रदेश से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। प्रशांत नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम, ये मैंने अपना पोर्टफोलियो भेजा है मैम। नमस्ते। ये मैंने सितंबर में मैंने ये एसआईपी शुरू की है 11,200 की। मेरा 20 साल में 1 करोड़ का लक्ष्य है, तो फंड सिलेक्शन कैसा है, इसमें कोई बदलाव करना है या नहीं, आपकी राय जानना चाहेंगे। ओके, क्या सजेशन रहेगा इनका पोर्टफोलियो? क्विकली मैं डिटेल्स शेयर कर देती हूँ। 11,200 की एसआईपी चल रही है, 20 साल में 1 करोड़ का टारगेट है। एक चीज बताइए प्रशांत, ये पोर्टफोलियो आपने हाल ही में बनाया है या इसको समय हो चुका है? नहीं मैम, ये अभी सितंबर में ही बनाया है। ओके, तो न्यूली क्रिएटेड पोर्टफोलियो है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप, एसबीआई कॉन्ट्रा, टाटा स्मॉल कैप, ये सभी फंड्स तो 1500 ईच हैं। 1100 ईच डाल रहे हैं क्वांट स्मॉल कैप और बंधन स्मॉल कैप में। बताइए, रिव्यू कीजिए प्लीज इनका पोर्टफोलियो, बताइए सजेशंस। जी, प्रशांत जी का एसआईपी अमाउंट बहुत ही मज़ेदार है, 11,200। मैं इसके पीछे इनका कारण जानना चाहती हूँ। बट इस निवेश को अगर ये कंटिन्यू करते हैं, पहले हम एक अमाउंट की बात करते हैं दीपाली। प्रशांत जी 20 साल में इस एसआईपी की रकम से अगर कंटिन्यू रहे तो ये करीबन 1.1 करोड़ का एक कॉर्पस क्रिएट कर लेंगे प्री टैक्स। अगर हमने एक स्टेप अप किया 10% का, तब ये करीबन 2.2 करोड़ जमा कर लेंगे नेक्स्ट 20 ईयर्स में। पर पहले, क्योंकि अभी हमने इन्फ्लेशन की बात की, मैं प्रशांत जी को एक बार यहाँ पे छोटा-सा एक रिमाइंडर दूँगी कि प्रशांत जी, जो आपने ये हम बड़े-बड़े गोल्स बात कर रहे हैं कि आप 1 करोड़ और 2 करोड़ क्रिएट कर लेंगे। 20 साल बाद जो 1 करोड़ है, अगर हम 6% का इन्फ्लेशन लेके चलें, तो उसकी कीमत बहुत ही कम रह जाएगी। आज के आप मान लीजिए 31-32 लाख के करीब उसकी कीमत रह जाएगी। और अगर हमने 2.2 करोड़ भी क्रिएट किया, तो वो आज के 67-68 लाख के करीब उसकी कीमत होगी। तो आप प्लीज़, जब आपको मौका मिले, आप अपने निवेश में डेफ़िनेटली इंक्रीमेंट करते रहिएगा। 10%, 15%, 20%, जैसे-जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है। अभी आपके बहुत अच्छा 20 इयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइज़न है, तो आपको कंपाउंडिंग का बहुत बेनिफिट मिलेगा। और ये सारी कैलकुलेशंस हमने 12% के एक्स-आईआरआर पे की हैं, जो आई थिंक एक रियलिस्टिक एस्टिमेट है इंडियन मार्केट्स के लिए। आपका जो पोर्टफोलियो है प्रशांत जी, वहाँ पे आपने सारे एक्टिव फंड्स का चुनाव किया है, और 11,200 की एसआईपी के हिसाब से 8 फंड बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप इसको कंडेंस करके 4 फंड्स में समेट लें अपने पोर्टफोलियो को, और यहाँ पे कुछ बदलाव हैं। सबसे पहले तो आप स्मॉल कैप में 3 फंड्स आप मत चुनिए, तीनों अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई खराब है, पर आप एक से कंटिन्यू करिए। मेरी सलाह होगी आप टाटा स्मॉल कैप से कंटिन्यू कर लीजिए। आपका जो लार्ज कैप फंड है, कॉन्ट्रा है, फ्लेक्सी कैप है, उनमें भी डिसेंट इनफ ओवरलैप है। तो मेरी राय ये होगी कि आप अपने मल्टी कैप को कंटिन्यू करिए निप्पॉन के, और अपने लार्ज कैप को आप जो आपने आईसीआईसीआई को चुना है, आप आईसीआईसीआई के ही निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स में अपनी एसआईपी कर लीजिए इंस्टेड ऑफ द एक्टिव लार्ज कैप। और हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है इस टाइम पे कॉन्ट्रा और फ्लेक्सी कैप की। उसके अलावा आप एक मिड कैप इंडेक्स फंड ऐड कर लीजिए। तो टोटल आपके पास 4 फंड्स होंगे। आप मोतीलाल का एक्टिव फंड में अभी डाल रहे हैं, अच्छा फंड है, पर 20 इयर्स के होराइजन के हिसाब से आई वुड लाइक कि आपका जो कोर है वो पैसिव फंड्स में हो। तो लार्ज कैप में निफ्टी 50 इंडेक्स, मिड कैप में 150 इंडेक्स आप मोतीलाल का ही ले लीजिएगा। निप्पॉन का मल्टी कैप एंड टाटा स्मॉल कैप, आई थिंक दैट्स मोर देन सफिशिएंट इस टाइम के लिए। और जब तक इनमें आपकी एसआईपी 10 से 15,000 एक स्कीम में नहीं पहुंच जाती, तब तक आपको और फंड्स ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो बहुत ज्यादा फंड्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ 4 ही फंड्स रखिए पोर्टफोलियो में। वो 4 फंड्स कौन से हो सकते हैं? निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 150 इंडेक्स फंड आप रख सकते हैं। इसके अलावा आप रख सकते हैं निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप और टाटा स्मॉल कैप। स्टेप अप करना पड़ेगा हर साल 10% के आसपास, ताकि आप अपने गोल को हासिल कर सके। तो ये सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर दिए गए हैं। बात करते हैं अगले कॉलर से। प्रताप कुमार हमारे साथ कनेक्टेड है ओडिशा से। प्रताप नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम,
मैम तो 9 फंड में अभी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ मैम, तो वो मैम सही है या रेक्टिफिकेशन चाहिए? और बाकी ये मैम एसेट एलोकेशन एक है, और उसमें एसेट एलोकेशन फंड ऑफ फंड जोड़ना चाहिए, चाहूँगा मैम, तो करूँगा क्या? नहीं, एसेट एलोकेशन से जुड़ा हुआ क्या सवाल है आपका? एसेट एलोकेशन फंड ऑफ फंड ICICI का, वो जोड़ूंगा क्या? ओके, ठीक है। तो एक नया फंड ऐड करने का सोच रहे हैं, फंड ऑफ फंड एसेट एलोकेशन ICICI का, वो सवाल इनका है। प्लस जैसे इन्होंने मेंशन किया, इनके पास काफ़ी सारे फंड्स हैं, निपॉन इंडिया लार्ज कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, क्वांट स्मॉल कैप, HDFC मिड कैप, ICICI प्रू मल्टी कैप, कोटक मल्टी एसेट एलोकेशन, साथ ही इन्होंने लिया हुआ है ICICI प्रू इक्विटी एंड डेट, SBI कॉन्ट्रा। 16 साल का इन्वेस्टमेंट है, 9,000 की SIP ऑलरेडी चल रही है और 1.25 लाख कॉर्पस इन्होंने इकट्ठा कर लिया है। बताइए क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? जी, प्रताप जी को दीपाली, मेरा सजेशन होगा कि इनकी 9,000 की जो SIP है, इनका 16 साल का होराइजन है और इनकी उम्र देखते हुए लग रहा है कि इनके रिटायरमेंट की तरफ का ये कॉर्पस है। ये करीबन 60 लाख जमा कर पाएँगे एट 12% एग्ज़ा IRR, अगर हमने 9,000 की SIP से कंटिन्यू किया। तो सबसे पहली चीज़ कि अभी इनके पास अच्छा इन्वेस्टमेंट होराइजन है, प्लीज़ आप अपने आप को थोड़ा पुश करिए और थोड़ा निवेश अपना बढ़ाइए। अगर आप 10% से स्टेप अप कर लेंगे, तो करीबन आप 98 लैक्स यहाँ पे जुटा पाएँगे। एंड अगर आपने 20% तक का स्टेप अप कर लिया, तो करीबन आप ऑलमोस्ट 2 करोड़ के पास पहुँच सकते हैं। तो अगर ये आपका रिटायरमेंट का कॉर्पस होने वाला है, तो प्लीज़ आप थोड़ा इसमें निवेश ज़रूर बढ़ाइएगा एवरी ईयर, अभी आपके पास टाइम है। क्योंकि जैसे अभी हमने डिस्कस कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन के लिहाज से पैसे की कीमत तो घटती चली जा रही है, तो आपका जितना बड़ा कॉर्पस हो उतना अच्छा है। आपके पोर्टफोलियो में प्रताप जी 9,000 की SIP में 9 फंड हैं, तो मैं अगेन ये घटा के 3 या 4 फंड्स पे ही लाना चाहूँगी। वैसे तो 3 भी बहुत है, पर चलिए आपने इतने फंड्स ले रखे हैं, तो हम इसको 4 पे रखते हैं। यहाँ पे आप अपना लार्ज कैप कंटिन्यू कर लीजिए निप्पॉन का, आप अपना HDFC का मिड कैप कंटिन्यू कर लीजिए, अपना स्मॉल कैप कंटिन्यू कर लीजिए और अपना ICICI का मल्टी कैप कंटिन्यू कर लीजिए। तो ये जो 4 फंड हैं, आप इनको कंटिन्यू करके चलिए और आपको इस टाइम पे और किसी फंड की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब इनमें SIP आपकी अगेन मिनिमम 5-5 हज़ार या 10-10 हज़ार जाने लगे, तब हम कोई और फंड यहाँ पे ऐड करेंगे, अदरवाइज़ ये सफिशिएंट होंगे। अगर क्योंकि आपने काफ़ी हाइब्रिड फंड्स चुन रखे हैं और अभी जो आपका सवाल है एसेट एलोकेशन का, वो भी एक तरीके से हाइब्रिड का ही फॉर्मेट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे हम डिफरेंट एसेट क्लासेस में निवेश कर रहे हैं थ्रू द फंड्स। मेरी राय ये होगी कि हाइब्रिड का कोई भी फंड, अगर आपका ये रिटायरमेंट का कॉर्पस है, तो अभी आप 5 से 7 साल रुक सकते हैं और उसके बाद एक फंड आप जोड़ लीजिएगा अपने हाइब्रिड का। इस टाइम पे रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी हमें ग्रोथ देखनी है आपके पोर्टफोलियो में। ठीक है, चलिए, तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर। स्टेप अप जरूर करें अपने गोल को हासिल करने के लिए। 60 लाख अदरवाइज आप इकट्ठा कर सकेंगे 16 सालों में। अगर ज़्यादा बड़ा टारगेट लेकर चल रहे हैं तो आपको स्टेप अप करना पड़ेगा। 10% स्टेप अप करेंगे तो लगभग 1 करोड़ का कॉर्पस इकट्ठा कर लेंगे। 20% स्टेप अप करेंगे तो लगभग आप 2 करोड़ के आसपास का कॉर्पस इकट्ठा कर सकेंगे। 3 से 4 फंड ही रखें। लार्ज मिड कैप मल्टी कैप की डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है पोर्टफोलियो में। बात करते हैं निखिल सिंह से, मध्य प्रदेश से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। निखिल नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम। हमारा सवाल ये है मैडम, हमने पोर्टफोलियो भेजा हुआ है हमारा। नमस्ते। हमने जो पोर्टफोलियो बनाया आपका प्रोग्राम देख के ही बनाया है और इसमें मैं 2-3 साल से इन्वेस्टेड हूँ। और इसमें मैं ये चाहता हूँ कि हमने जो सिलेक्शन ऑफ फंड है हमारा, ये ठीक है कि नहीं है, कि ओवर डाइवर्सिफिकेशन है किसी फंड में, ये थोड़ा सा मुझे रिव्यू चाहिए। और मेरा अभी जो फंड वैल्यू है लगभग 23 लाख रुपए है और ये मुझे लगभग 1.5 करोड़ रुपए चाहिए नेक्स्ट 10 ईयर में। ओके, 1.5 करोड़ चाहिए अगले 10 सालों में। 23 लाख पोर्टफोलियो की वैल्यू है। 31,300 इनकी फिलहाल पोर्टफोलियो की वैल्यू है। 31,300 की SIP चल रही है। 10 साल का होराइजन ये लेकर चल रहे हैं। अब पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। फिलहाल इनके पास जो फंड्स है उसमें एडलवाइज बैलेंस्ड एडवांटेज, SBI स्मॉल कैप, साथ ही इनके पास है DSP मिड कैप, SBI गोल्ड फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, HDFC फ्लेक्सी कैप और एक्सिस का ब्लू चिप। बताइए क्या सजेशन रहेगा इनके लिए?
जी, निखिल जी ने बहुत सारे फंड्स अपने पास रखे हैं, 8 फंड है और इनका कॉर्पस अच्छा है दीपाली। तो इनका पहले टारगेट की अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट 10 इयर्स में इवन विद 12% एक्सआईआर एक्सपेक्टेशंस, ये 1.4 करोड़ तक आराम से जमा कर लेंगे। तो अगर हमें थोड़ा भी ज़्यादा रिटर्न मिला, तो ये अपने गोल को ऑलमोस्ट अचीव कर लेंगे, पर ये प्री टैक्स है, तो ऑब्वियसली टैक्सेशन का इम्प्लीकेशन होगा उस टाइम पे। अगर थोड़ा-सा अपना होराइज़न एक्सटेंड कर पाते हैं, क्योंकि कंपाउंडिंग का रियल जो बेनिफिट है वो हम 10 साल के बाद देखते हैं। तो अगर थोड़ा-सा भी अपना इन्वेस्टमेंट होराइज़न बढ़ा पाएँगे तो वहाँ पे इनको काफ़ी फ़ायदा रहेगा और अपने जो कॉर्पस जो इकट्ठा कर पाएँगे वो बढ़ जाएगा, तो डेफिनिटली मेरी सलाह होगी। इनका जो पोर्टफोलियो है उसमें 2 फ्लेक्सी कैप, 2 मिड कैप, 1 बैलेंस्ड एडवांटेज, 1 लार्ज कैप, 1 स्मॉल कैप और 1 गोल्ड है। आप गोल्ड को कंटिन्यू कर लीजिए, आप अपने स्मॉल कैप को भी कंटिन्यू करिए, आप बैलेंस्ड एडवांटेज को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। आपके फ्लेक्सी कैप को भी आप दोनों को कंटिन्यू कर लीजिए, बिकॉज़ दोनों में हमारे पास लार्ज कैप एलोकेशन काफ़ी है। पर क्योंकि अगर हम 2 फ्लेक्सी कैप्स को कंटिन्यू करेंगे, मैं चाहूँगी आप अपने एक्टिव लार्ज कैप फंड को स्टॉप करके होल्ड कर लीजिए। आपको एग्ज़िट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो आपका एक्सिस का ब्लू चिप फंड है, उसमें आप निवेश और मत करिए, पर आप उसको होल्ड कर लीजिए और उसको बढ़ने दीजिए अपने रफ्तार पे, जैसे वो इन्वेस्टेड रहने दीजिए अपने आप को। और जो आपके मिड कैप में 2 फंड्स हैं, डीएसपी एंड कोटक, उसमें भी आप डीएसपी को स्टॉप करके होल्ड कर लीजिए। तो यहाँ पे आपके 2 फंड्स जो हैं, उनमें अब एसआईपी नहीं जाएगी, तो आप अपने एक्जिस्टिंग जो बाकी फंड्स हैं, उनमें एसआईपी बढ़ा सकते हैं, जितना-जितना एलोकेशन जा रहा था। और अगर आपका थोड़ा भी लॉन्ग टर्म का आगे भी निवेश कुछ कंटिन्यू हो सकता है आगे चल के, तो डेफिनिटली मेरी सलाह होगी कि आप एक पैसिव फंड जोड़ लीजिएगा और आपके पोर्टफोलियो को देखते हुए एक लार्ज मिड 250 इंडेक्स फंड मेरे ख्याल से सही रहेगा। आप उसको ऐड कर सकते हैं, बट ये ऑप्शनल है। बट आप डेफिनिटली 2 फंड्स को स्टॉप करके होल्ड करिए एंड अपना अमाउंट बाकी फंड्स की तरफ डाइवर्ट करिए। एंड अगर आप उधर नहीं डाइवर्ट करें, तो आप ये एक पैसिव फंड जोड़ सकते हैं। चलिए, तो सलाह दी गई है आपके पोर्टफोलियो को लेकर, अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और क्वेश्चन जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं योर मनी, प्रवीण वाजपेयी हमारे साथ बनी में आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस। एक सवाल हमें ईमेल के थ्रू नैन्सी गोयल ने भेजा है, दिल्ली से 80,000 की इनकी एसआईपी चल रही है, फिलहाल पोर्टफोलियो की वैल्यू 13 लाख रुपए हो चुकी है, तो 1.5 साल इनको हो चुका है पोर्टफोलियो क्रिएट करे हुए। 20 ईयर्स का इनका टाइम होराइजन है। 17 साल में 2 करोड़ का टारगेट है, 20 साल में 2.5 करोड़ का टारगेट है। कौन से फंड्स हैं इनके पास एग्जिस्टिंग? काफ़ी फंड्स हैं इनफैक्ट। निपॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा 5,000 पर मंथ, एचडीएफसी डिफेंस फंड 5,000 पर मंथ, फिर 10,000 ईच ये डाल रही हैं लगभग 7 फंड्स में, टोटल 9 फंड्स हैं। 10-10 हज़ार कहाँ डाल रही हैं? आईसीसी प्रो इनोवेशन फंड, डीएसटी मल्टी कैप फंड, टाटा स्मॉल कैप फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, कोटक इंडिया ईक्यू कॉन्ट्रा, निपॉन इंडिया इनोवेशन और मेरा एसेट फ्लेक्सी कैप। तो ये रहे इनका पूरा पोर्टफोलियो। बताइए क्या सजेशंस प्रवीण आपकी तरफ से? जी। दीपाली जी, जो नैन्सी जी का पोर्टफोलियो है ना, इसमें पहले तो इनने ऑलमोस्ट 25% थीमैटिक फंड्स में डाला हुआ है। सो शी हैज़ 4 थीमैटिक फंड्स, एक इनका पावर इंफ्रा हो गया, डिफेंस हो गया और इनोवेशन की इनने 2 फंड्स उठाए हुए हैं। सो आई थिंक 25% एलोकेशन टू थीमैटिक फंड्स बहुत ही हायर साइड पे है। तो पहले तो इसको ये थोड़ा लिमिट करें एंड मे बी 10 टू 15% पे लेके आए, तो डेफिनिटली ये एलोकेशन रुकनी चाहिए थोड़ी-सी। और इनके पास 2 इनोवेशन थीम के फंड्स हैं। तो एक आप कंटिन्यू कर लीजिए, आप निपॉन का कंटिन्यू कर लीजिए। दोनों ठीक है, निपॉन और आईसीआईसीआई। सो जिसमें आपका ज़्यादा कॉर्पस है, आप उसको कंटिन्यू कर लीजिए एंड थोड़ा-सा आप रिस्ट्रिक्ट करिए अपना ओवरऑल एलोकेशन। उसके अलावा इनके पास जितने भी दूसरे फंड्स हैं, जैसे मल्टी कैप हो गया, फ्लेक्सी कैप हो गया, ये भी बिल्कुल नए हैं। मतलब ये साल, 1.5 साल पुराने फंड्स हैं। सो इनका कोई पुराना बहुत ज़्यादा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे इनको मल्टी कैप की उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, फ्लेक्सी कैप के साथ कंटिन्यू करें। बिकॉज़ इनके पास अलग से स्मॉल कैप फंड है। स्मॉल कैप में भी 2 हैं, सो अगेन आप एक को कंटिन्यू करिए, आप टाटा को कंटिन्यू कर लीजिए। एंड आपके पास कोर कैटेगरीज़ नहीं है अपने पोर्टफोलियो में, प्लीज़ एक लार्ज कैप इंडेक्स और एक मिड कैप इंडेक्स को जोड़िए। आपके लंबे समय का पोर्टफोलियो है, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आपकी जो 80,000 की एसआईपी है, इससे आपके 17 और 20 साल के जो भी लक्ष्य हैं, आराम से पूरे हो जाएँगे। और उसके अलावा भी आप 2 ढाई करोड़ उसके ओवर एंड अबव बना सकते हैं, अगर आप हर मार्केट में बने रहें, इवन ड्यूरिंग डाउन टर्न्स अपनी एसआईपी ना रोकें। बट मेरे ख्याल से थोड़ा रिस्कीनेस ऑफ द पोर्टफोलियो को आप रिड्यूस करिए थीमैटिक करके, और 2 कोर कैटेगरीज लार्ज कैप इंडेक्स एंड प्लीज मिड कैप इंडेक्स को आई थिंक आप इंक्लूड करिए अपने पोर्टफोलियो।
ओके, तो इतने सारे फंड्स की जरूरत नहीं है। जिन फंड से आपको निकलना है पहले तो वो नोट कर लीजिए, निपॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा, एचडीएफसी डिफेंस, एसएस प्रो इनोवेशन, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। थीमेटिक फंड्स को यूजुअली अवॉइड करना चाहिए। कहाँ इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकती हैं, उसमें निपॉन इंडिया इनोवेशन, डीएसपी मल्टी कैप, टाटा स्मॉल कैप, मेरिसेट फ्लेक्सी कैप और कोटक इंडिया ईक्यू कॉन्ट्रा फंड हो सकता है। तो 2 स्मॉल कैप एक है आपके पास, उसमें से भी एक निकलने की सलाह है। और ये कुछ चेंजेस आपको सजेस्ट किए गए हैं। रही बात आपकी गोल की, तो वो भी आपको सजेस्ट किया गया है। बात करते हैं अब एक और क्वेश्चन की। उदय ने सवाल भेजा है महाराष्ट्र से। 40 साल इनकी उम्र है, मंथली निवेश है 17,000 रुपये महीना का, 7 लाख की पोर्टफोलियो वैल्यू हो चुकी है। रिटायरमेंट और पढ़ाई के टारगेट से इनके 20 ईयर्स में 5 करोड़ ये इकट्ठा करना चाहते हैं। फंड्स कौन से हैं? आईसीसी प्रो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 10,000 पर मंथ, 4,000 पर मंथ पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, 1500 पर मंथ निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30, यहाँ 1500 पर मंथ। एक चीज़ खास है इनके पोर्टफोलियो में, फंड्स तो 4 ही हैं लेकिन जो अमाउंट ये पुट कर रहे हैं उसमें काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन है। 1500 से 10,000 की SIPs हैं प्रॉब्लम इनके पास। क्या ये स्ट्रैटेजी इनकी सही है? प्लस कुछ ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स भी हैं कि है इनकी, सुकन्या समृद्धि योजना है, कुछ इक्विटीज़ में भी इन्होंने डाले हुए हैं पैसे। क्या सजेशन? जो उदय जी का पोर्टफोलियो है वो डिसबैलेंस्ड है बिकॉज बहुत अच्छा है। 4 ही फंड है। सबसे पहले तो एक मिड कैप फंड यहाँ जोड़ सकता है, वो इनके पास नहीं है, और एक 5 फंड्स का बहुत अच्छा कंप्लीट पोर्टफोलियो इनका बन जाएगा। तो जैसे आप बोल रहे थे पाली कि एक 10,000 एक स्कीम में जा रहे हो और सिर्फ 1500 दूसरी में, तो आप प्लीज इसको इक्विटेबल करो। आप 3-3 हजार आप सारों में करिए, सो दैट आपको पूरा ग्रोथ का बेनिफिट हो, आपका स्मॉल कैप मोमेंटम में भी एलोकेशन हो। सो एक बार आपने उसको इक्विटेबल कर लिया और एक मिड कैप फंड जोड़ लिया, देन आई थिंक योर पोर्टफोलियो इज कंप्लीट। आप अपने म्यूचुअल फंड्स की जो निवेश है उससे आप नेक्स्ट 20 इयर्स में 2.3 करोड़ जमा कर सकते हैं, अलॉन्ग विद जो आपका ऑलरेडी लमसम है 12% XIRR। और अगर आपने 10% का स्टेप अप कर लिया इस 17,000 की SIP के ऊपर, तो आप 4 करोड़ तक बना पाएंगे। और उसके साथ जब हम सुकन्या समृद्धि और आपके स्टॉक पोर्टफोलियो और बाकी इन्वेस्टमेंट्स को जोड़ेंगे, तो आप लगभग अपने 5 करोड़ के लक्ष्य के पास पहुंच जाएंगे। बट मेरी जो यहाँ पे क्वेश्चन है, आपने अपने बेबी के लिए जो 2 महीने का है उसके लिए, और आपने रिटायरमेंट के लिए बोला है, पर आपके जो बाकी ट्विन बच्चे हैं जो 11 इयर्स के हैं, हमारे पास 7 इयर्स के हिसाब से कोई निवेश आपने मेंशन नहीं किया है। तो आप प्लीज एक बार चेक करिएगा कि आप वहां पे किस एलोकेशन को यूज करना चाहते हैं, बिकॉज उससे फिर आपका 20 इयर्स का टारगेट डिफर कर जाएगा। सो दैट्स इम्पोर्टेंट। अदर देन दैट बस आप एक फंड मिड कैप जोड़ लीजिए एंड अपनी इन्वेस्टमेंट्स को इक्विटेबल करके आई थिंक आप यू कैन बी वेरी क्लोज टू योर गोल ओवरऑल। ओके, चलिए, तो सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर दिए गए हैं, अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। पूछ लेते हैं प्रॉब्लम के टॉप 4 फंड्स, यानी वो फंड्स जो प्रॉब्लम के रडार पर हैं कंप्लीट पोर्टफोलियो के तौर पर। बताइए प्रॉब्लम। दीपाली, करंट मार्केट सिनेरियो को देख के विद 3 to 5 ईयर होराइजन आई थिंक एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, जहां पे हम बहुत ज्यादा हाई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। अगर हम स्मॉल कैप्स की बात करें तो आई थिंक टाटा स्मॉल कैप लुक्स गुड। ये फंड इसलिए बिकॉज इन डाउन साइड प्रोटेक्शन आई थिंक अच्छी है इस फंड में। लार्ज कैप के लिए एक अगेन सिंपल चॉइस निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स। एंड जहां पे हम एक एक्टिव फंड देखना चाहते हैं कि हमें डिफरेंट मार्केट कैप्स का एक्सपोजर मिल जाए, वहां के लिए एक मल्टी कैप फंड, सो निपॉन मल्टी कैप। चलिए, थैंक यू प्रॉब्लम शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के बाद भी खबरें CNBC आवाज पर। नमस्कार।